तो वो जो बिग बॉस के घर होते हैं ना, जो ऐसे रियलिटी शोज जिनमें आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, उसका वास्तु ही ऐसे सेट करते हैं कि आप इतना ही आपको किसी से प्यार मोहब्बत क्यों ना हो, वहां पे आके झगड़ा होना ही होना। मैं गोरेगांव में फिल्म सिटी में शूट कर रहा था। मेरी जो को एक्टर थी ना, रात का सीन था फिल्म सिटी में, बाल वाल खोली, आंखें पूरी लाल, वो तो पेड़ पे चढ़ने पे आई। पिछले रात की ही बात है, लिफ्ट मांग रही थी लेडी, तो इनको पता है कि हॉन्टेड है, तो ये गाड़ी भगा रहे, हमारे साथ साथ गाड़ी की स्पीड से भाग रही। 4 बंगलों में कब्रिस्तान है, तो मेरी बिल्डिंग भी उसी के ऊपर ही बनी हुई है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में, रात के 1-2 बजे थे। जो कपल एक्टिविटी होती है वो करने के बाद उसने जैसे ही टर्न किया सोने के लिए, मैंने भी ऐसे वो किया, वो फिर से ऊपर आ गई। और जो लोग मुंबई से जाते हैं ना, पता है तकलीफ कब होती है, जब ना आप अपने होम टाउन में ढिंडोरा पीट के आते हो कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, वहां के लोग आपको जीने ही नहीं देते। फिर बाद में मैं साला चाय पीने भी जाता हूँ ना कहीं बाहर, अरे हीरो साहब आ गए हैं चाय पीने, तो उसने मुझे मैसेज किया कि एक मूवी है उसके लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, आप आ जाना, वो होटल में आ जाना। जुहू में होटल था इंटरकॉन्टिनेंटल। मैं नेक्स्ट डे चला गया, शर्ट वर्ट उतारो, मुझे देखना। एक टाइम तो इतना गंदा आया था कि मैंने डिलीवरीज तक की थी, फूड डिलीवरी, स्विगी जोमेटो में भी मैंने ज्वाइन किया था। हेलो, नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक उभरते सितारे हैं, जिन्होंने बहुत सारे टीवी एड्स किए हैं, टीवी सीरियल्स किए हैं, मूवीज की हैं। मिलते हैं अनुज शर्मा जी से। नमस्ते, मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना से हूँ, और मैं पिछले 6-7 साल से मुंबई में हूँ। और मैंने कुछ सीरियल्स में कैमियोज भी किए हैं, कुछ टीवीसी एड, डिजिटल एड्स भी की हुई है, और एक बंसाली प्रोडक्शन की मूवी मलाल की है, और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये सब मैं करता रहता हूँ। तो हाँ, मैं इतना कोई नोन फेस नहीं हूँ, लेकिन मैं सेमी नोन हूँ। और 3 तरह के होते हैं, मतलब मधु जी एक्टर्स। एक होते हैं नोन, जिनको सब जानते हैं, एक होते हैं फ्रेशर, जिनको कोई नहीं जानता, और एक होते हैं सेमी नोन। सेमी नोन वैसे होते हैं जिनको देख के ना हम सोचते हैं कई बार कि यार इसको देखा तो हुआ है, बस याद नहीं आ रहा कहाँ देखा हुआ है, नाम नहीं पता है। तो अभी थोड़ी मेरी वही कैटेगरी है, बट बहुत जल्दी नोन में आ जाऊंगा। तो आप पिछले 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल खत्म हो गया है? नहीं, देखो, एक एक्टर का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हो सकता, वो मतलब लाइफ लॉन्ग है। आप जब तक हो, अभी आप अच्छा कर रहे हो, तब भी आपको काम के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है, और वो चलता ही रहता है आपका। मतलब अभी मेरा स्ट्रगल ये है कि मुझे काम चाहिए। जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो, तब आपका स्ट्रगल होता है कि मुझे एक अच्छा काम चाहिए, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे चाहिए। ऑडिशंस देते हैं आप? हाँ, रेगुलरली ऑडिशंस के लिए। कभी भी, मतलब अगर आप मुंबई में हो एक्टिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि ऑडिशन से भागना नहीं चाहिए। मतलब आप, ऐसा होता है कि मैं ऐसे भी अपने कुछ एक्टर्स दोस्तों को जानता हूं जो पार्टीज के लिए ऑडिशन छोड़ देते हैं, पार्टीज के लिए ऑडिशन छोड़ देते हैं, जिम के लिए ऑडिशन छोड़ देते हैं, या कई बार आलस के लिए भी ऑडिशन छोड़ देते हैं। देखो यार, अगर आप मुंबई आए हो, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हो, पैसे, रेंट, 3600 खर्चे हैं आपके, तो आपका पहली प्रेफरेंस जो होती है ना, वो आपका ऑडिशन ही होती है। आप उससे भाग नहीं सकते हो, वो तो देना ही चाहिए, और वो आपकी प्रैक्टिस है यार। अगर कोई मुंबई आना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? कहाँ वो ट्राई करें? पहले आपको ये जानना होगा कि आप एक्टिंग में क्यों आ रहे हो। कि कोई, मतलब आपके पड़ोस की आंटी ने बोल दिया कि हाँ भाई बिट्टू, तू तो बड़ा स्मार्ट दिखता है यार, तुझे तो एक्टिंग में आना चाहिए, उस वजह से आ रहे हो। या मतलब गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि हाँ यार तुम्हें एक्टिंग में जाना चाहिए क्योंकि तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। मतलब पहले ये सवाल खुद से पूछो कि एक्टिंग में क्यों आ रहे हो। मतलब जैसे कुछ लोगों को बचपन से शौक होता है कि हाँ किसी की नकल उतारना, या स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको एक अंदर से वो आवाज आ जाती है कि हाँ यार मैं इसी के लिए बना हूं। और जब वो आवाज आए, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप उसकी तैयारी करो, ना कि सीधा मुंबई आ जाओ। मतलब बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, बहुत सारे थिएटर्स हैं, आप उनसे जुड़ो पहले, मतलब सीख कर मुंबई आओ। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही मुंबई आ गए कि यार करते करते सीख जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना प्रेपरेशन के मुंबई आ जाए। अब जैसे सपोज करो कि किसी को लड़ाई में आना है, मुंबई एक समझ लो कि कर्म भूमि है, रणभूमि है, एक जंग का मैदान है, लेकिन आपने तलवारबाजी सीखी नहीं और सीधा जंग के मैदान में आ गए, तो कैसे सरवाइव करोगे। तो आप अपने होम टाउन में पहले, जहां पे भी आप रहते हो, पहले अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद मुंबई आने का फायदा है। और करते करते तो सीखते ही होगे, लेकिन उससे पहले भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोशल मीडिया पे तो होंगे? हाँ। कितने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे? अभी तो फिलहाल 9500 है, तो कम 9500 तो कम नहीं है, ज्यादा ही है। नहीं, अभी कम हो गए हैं। मतलब पहले मैं ज्यादा एक्टिव था, और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए। नहीं, आप
कभी रिजेक्ट हुए कि आपके इतने मिलियंस नहीं है, 5 मिलियन 10 मिलियन, हमको इतने फॉलोवर्स चाहिए? ऐसा होता तो है, पर अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर कोई अच्छा कास्टिंग पर्सन है, कोई अच्छे मतलब प्रोडक्शन में वो है, तो वो नॉर्मली ना एक्टर्स के बीच में भी बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि इंस्टा आईडी जो कास्टिंग वाले मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि वो आपके फॉलोअर्स चेक करना चाहते हैं। बहुत सारे हैं जो वो भी चेक करते हैं, बट मोस्टली जो कास्टिंग वाले होते हैं ना वो इसलिए भी आपकी इंस्टा आईडी मांगते हैं ताकि वो देखें कि ये इंसान है कैसा है। कि ये अभी मैंने प्रोफाइल भेज दी, उसमें ऑडिशन होगा, मेरा वर्क लिंक होगा, लेकिन मैं हूं कैसा, मैं और कैरेक्टर्स के लिए वो मुझे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो वो इंस्टा प्रोफाइल पे मेरी अलग अलग पोस्ट देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो उसके लिए भी वो मांगते हैं। एक्टर्स सरवाइव कैसे करते? आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो क्या सरवाइव करते, कैसे करते थे? फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फैमिली देती थी पैसा? नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो फैमिली सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आगे एक्टर्स का पहला काम ये है कि भाई घर से किसी तरीके से पैसा मंगवाना बंद कर दें, अपने खुद से जुगाड़ लगाने शुरू कर दें। मैंने यहाँ पे बहुत काम किए हैं, रियल एस्टेट में भी किया है, पार्ट टाइम। मैंने एक टाइम तो इतना गंदा आया था कि मैंने डिलीवरीज तक की थी, फूड डिलीवरी, स्विगी जोमेटो में भी मैंने ज्वाइन किया था। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मम्मी की गोदी से उठ के यहाँ पे आ गए तो आपको वैसे ही रहना है। तो आपको हार्ड टाइम के लिए भी मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा यहाँ पे आके। तो घर से पैसा मंगवाना जितनी जल्दी बंद कर दोगे वो उतना ही अच्छा होगा। तो इधर उधर हाथ पर, और अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। रील्स की बात कर रहे थे हम, रील्स पे अब मुझे भी ब्रांड डील्स वगैरह आती हैं, तो मेरा वहां से भी खर्चा पानी चल जाता है। ठीक है, अभी यूट्यूब है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, वहां से भी अर्निंग सोर्स हो सकता है। मतलब ऑप्शंस बहुत है आपके पास। बस ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहें कि हाँ जब वो आएगी तो ही मैं करूँगा। हाथ में मोबाइल है, वो बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास। मुंबई के सेट्स बहुत हॉन्टेड है, और जैसे बिग बॉस का हमने देखा है, बिग बॉस पूरा हॉन्टेड था। मैं ना बिग बॉस जैसे एक ना शो में गया था, रियलिटी शो था वो, तो उसमें ना एक डेमो हुआ था। तो उसमें डेमो में क्या था, तब मैं न्यू था यहाँ पे, तो मुझे तो वैसे ही काम चाहिए था। तो मुझे कहीं से पता चला कि एक ना बिग बॉस टाइप का एक शो था, वो आया भी था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें 10 लड़के 10 लड़कियां थे, वो एक्टिंग से रिलेटेड ही था और उनको वहीं पे रहना था। तो उसके डेमो के लिए 4 दिन के लिए हमें 10 लड़के 10 लड़कियों को वहां पे भेजा। तो हमसे टास्क भी करवाते थे, मतलब प्रॉपर हम अंदर सुई तक नहीं लेके जा सकते थे, सिर्फ हमारे कपड़े होते थे और वो भी झाड़ के अंदर जाते थे। तो मैंने ना जब वहां 4 दिन गुजारे, मेरे वहां पे बहुत झगड़े हुए। मेरे रूममेट्स, मेरा एक रूममेट भी था मेरे साथ गया हुआ, मेरा उससे भी झगड़ा हो गया। जब सब कुछ हुआ तो उसके बाद मैंने बाहर आके ना जो वहां के क्रिएटिव थे, मैंने उससे पूछा कि जो बिग बॉस में झगड़े होते हैं क्या वो सच में होते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ऐसे टाइप के सेट हम बनाते हैं ना, तो वो सारा हम वास्तु ना ऐसे बनाते हैं कि अगर 2 रियल ब्रदर भी वहां पे आए ना, उनमें भी झगड़ा हो जाए। ओह, तो वो जो बिग बॉस के घर होते हैं ना, जो ऐसे रियलिटी शोज जिनमें आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, उसका वास्तु ही ऐसे सेट करते हैं कि आप कितना ही आपको किसी से प्यार मोहब्बत क्यों ना हो, वहां पे आके झगड़ा होना ही होना है। ऐसा वास्तु बनाते हैं, वो ऐसे झगड़ा वास्तु कराने होते हैं के कि झगड़ा, हाँ, वो वहां पे चीजें क्रिएट हो जाती हैं अपने आप। तो हॉन्टेड तो होते हैं यहाँ पे। क्लिक निक्सन है एक, वो भी हॉन्टेड है। मैं गोरेगांव में फिल्म सिटी में शूट कर रहा था, सीरियल का ही शूट था। मेरी जो को एक्टर थी ना, वो भी मतलब हमारा चौथा या 5वां दिन था, वो भी न्यू थी लड़की। लास्ट डे उसको पता नहीं क्या हो गया, रात का सीन था फिल्म सिटी में, बाहर आउटडोर में शूट हो रहा था। बाल वाल खोली, आंखें पूरी लाल, वो तो पेड़ पे चढ़ने पे आई हुई, उसको क्रू वाले पकड़े। तो वो देख के तो मैं पूरा डर गया था वहां पे। तो होती हैं चीजें, होती हैं। क्लिक निक्सन साइड किसी के भी एक्टर के पीछे थप्पड़ पड़ जाता है, इधर उधर देखता है, कोई होता नहीं है। हाँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज है यहाँ पे जो हॉन्टेड हैं। आप आरे साइड कभी, हाँ, आरे तो पूरा हॉन्टेड है। और आरे पूरा हॉन्टेड है। मैं एक के साथ काम कर रहा था, तो उसने मुझे बताया था, उसके साथ अभी पिछले रात की ही बात है, मतलब जब मैं शूट कर रहा था ना, तो उसने मुझे कल की स्टोरी बता रहा था कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कार में था और साथ में उसके 2-3 और लड़के थे, उसके फ्रेंड उसको लेने आए हुए थे। मतलब मैं कल भी उसके साथ शूट पे था, बट मैं बाइक पे अलग रास्ते से निकल गया और वो आरे वाली साइड से आ रहा था। तो लिफ्ट मांग रही थी लेडी, तो इनको पता है कि हॉन्टेड है, तो ये गाड़ी भगा रहे थे। कहता भाई हमारे साथ साथ गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी वो। हाँ, आरे में। आरे में। तो इसको हो गया
6 साल 5 साल तो हो ही गए इस बात को। कहता हमारे साथ साथ भाग रही थी, कहता हम तो भाई हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो कहता हमने देखा ही नहीं उसकी तरफ, बस ऐसे साइड में थोड़ी सी लुक दे रहे थे, हम भाग गए। कहता जैसे ही थोड़ा सा हमने वो 1 आधा किलोमीटर का हमने वो क्रॉस किया, उसके बाद जाके वो हटी, फिर भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आरे में तो बहुत किस्से होते हैं। हाँ, भारे में बहुत हुए हैं। हाँ। और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था? मेरा तो मेरी बिल्डिंग में ही हुआ है, मेरे ही रूम पे हुआ है। क्या? मतलब यहाँ 4 बंगलों में कब्रिस्तान है, तो मेरी बिल्डिंग भी उसी के ऊपर ही बनी हुई है। हालांकि कब्रिस्तान के ऊपर बिल्डिंग बनी है? हाँ, मतलब कब्रिस्तान पीछे बैक साइड में है, और बाद में मुझे पता चला था कि हाँ हमारी बिल्डिंग भी कब्रिस्तान के ऊपर ही बनी हुई है। तो ये बात है 2019 की बात है। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रूम पे था। मतलब 2 साल तक हम उस रूम में थे पहले भी। मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें होती थी जो हमें पता भी था कि कुछ ना कुछ होगा। हम बस ऐसे बोलते थे भाई हम भी शांति से है, तू भी शांति से रह। तो हम ऐसे हवा में बोल देते थे। मतलब जैसे नल वल ऑन हो गया अपने आप, तो ऐसे मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हो रही थी जो हमें कभी इफेक्ट की भी नहीं है। तो मतलब जो भी था उस टाइम उस रूम में बहुत अच्छा ही था, उसने कभी तंग नहीं किया, बस एक ही रात तंग किया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था रूम में, रात के 2 बजे थे। मतलब जो कपल एक्टिविटी होती है वो करने के बाद उसने जैसे ही टर्न किया सोने के लिए, मैंने भी ऐसे वो किया, वो फिर से ऊपर आ गई। अनुज आई लव यू, अनुज आई लव यू। मैं उसको धक्का दूं, हाँ भाई हो गया। तो वो फिर से अनुज आई लव यू इधर किसी से। तो मैं उसको हटाऊं, वो हटे ही ना। मैंने पूरा जोर लगा, हालांकि वो बहुत पतली सी थी, मैं चाहूँ तो वो ऐसे करूँ तो वो हिल जाए। मैंने 4-5 बार धक्का मारा, वो हिले ही ना। अब मेरी फटी, तो मैंने ऐसे ऐसे करके रूम थपथपाना शुरू कर दिया, बाहर अपने रूममेट्स को बोलना शुरू कर दिया, कहाँ हो भैंस, दरवाजा खोलो, ये वो। कोई सुनने को रेडी नहीं। मैंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोल दरवाजा खोल। तो मैं किसी तरीके से ना, मैंने हल्का सा हटाया, मैं खड़ा हुआ, उसने मुझे उठा के नीचे फेंक दिया गद्दे पे। अब तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, गंदे वाला। वो फिर से ऊपर। फिर मैंने ऐसे जैसे जोर लगाया ना, देखा है ही नहीं है वो इधर गंदे वाला सो रही है। और मैंने टाइम देखा उसी टाइम मोबाइल में, सिर्फ 1 मिनट हुआ था। मतलब सपना तो वो हो नहीं सकता कि 1 मिनट में इतना लंबा सपना देख लूं, और वो भी इसी रूम में उसी कपड़ों में जो है वैसे ही। फिर जैसे मैंने उसको उठाया, वो बेहोश थी, गंदे वाली बेहोश। मैं उसको थप्पड़ मार मार के जगा रहा था, वो उठ ही नहीं रही थी। किसी तरीके से उठाया, कपड़े वपड़े पहने, बाहर गए। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा हुआ रूम में। और फिर जब मैंने रूम में आके अगले दिन डिस्कस किया ना कि रात को ऐसा हुआ, तो फिर मेरा एक और रूममेट बोला कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। कहता इसलिए मैं अपनी वाली को भी नहीं लाता। तो वो कपल्स के लिए सही नहीं था वो? पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, अब वो लेडी भूत थी उधर, पता नहीं कौन सी भूत थी, तो वो तो हुए हैं। और ऊपर से हम सब रूममेट्स को एक बार सेम सपना आया हुआ है उस रूम में। क्या? कि मतलब वही सेम कि हाँ जैसे नॉर्मली हम रूम में बैठे हैं, बेल बजी, जैसे ही दरवाजा खोला, सामने व्हाइट कपड़ों में एक लेडी है, और वो ऐसे चल के सामने आ रही है। और उसके बाद हम सब उठ ही गए हैं। मतलब जब मुझे आया तो मैं भी उस चीज के बाद उठ गया था। बाकी नहीं बताया यार, हम भी इसी सेम उस पे उठे हुए हैं। तो सबको सेम सपना आया हुआ है इस रूम में। तो मतलब वो घर में ही रहती थी वो? मैंने कहा ना कि कभी हार्म नहीं किया हमें। लड़के रहते थे ना घर में, हम लड़के थे, वो चुड़ैल भूत थी, वो कैसे हार्म करती? कभी हार्म किया ही नहीं। हम उसके बाद भी 1-1.5 साल रहे उस रूम में, तो कभी हार्म नहीं किया। बन्नी लानी बंद कर दी बस? लाते ही थे कभी कभी। कभी हो जाता था ऐसा कोई, तो ठीक है, अगरबत्ती वगैरह लगा देते थे। अगरबत्ती से भाग जाती थी? हाँ, पर जिस लड़की के साथ हुआ वो दोबारा नहीं आई। ब्रेकअप हो गया उसके बाद? नहीं, ब्रेकअप तो नहीं हुआ, उसके बाद जगह बदलनी पड़ी थी। ब्रेकअप तो नहीं हुआ था। ये तो खतरनाक स्टोरी है। अरे इससे खतरनाक बताता हूँ, लुधियाना की बात है। तो मेरे फ्रेंड ने बताई थी, हम चंडीगढ़ में रूममेट थे। तो मेरे फ्रेंड ने बताया, वो लुधियाना गया था, वो भी चंडीगढ़ में था। तो उसने बताया, कहता भाई लुधियाना में ना तुझे एक पता ही होगा किस्सा। मैं कहा कौन सा? कहता चल बताता हूँ। 4 दोस्त हैं, ठीक है। तो उनका रेगुलर है कि रोज जैसे ही काम से आते हैं, एक जगह बैठ के 1 आधा पैग मारा और अपने अपने घर चले जाते थे। ये रूटीन उनकी काफी सालों से मतलब चलती आ रही थी। तो उनमें से एक की हो गई शादी। तो शादी के बाद भी उसने पहले 1-2 महीना तो अच्छे से जैसे घर पे ज्यादा ड्रिंक वगैरह नहीं की। तो उसके बाद वो फिर से यही सब करने शुरू हो गया था। मतलब दोस्तों के साथ आना, 1-2 पैग मारे, घर। मतलब ऐसा नहीं है कि लुढ़क वुढ़क के घर जाना, मतलब हल्का सा लाइट 1 आधा पैग मारा, चले जाता था।
एक दिन ऐसे ही हुआ, आया वहां पे, चारों दोस्तों ने एक एक पैग मारे, तो उसने कहा यार आज मुझे जल्दी जाना है, तो उसने एक ही पैग मारा और वो निकल गया बाइक पे घर। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है, मतलब पूरी उसकी हालत खराब, हाँफ रहा होता है, सबको बोलता है कि चलो चलो फटाफट चलो फटाफट चलो। बाकी के 3 भी उसके साथ बैठ के चले जाते हैं, मतलब 2 बाइक्स पे उसके घर जाते हैं जैसे ही, तो वो सब बाहर से, मतलब डोर खुला ही था वो घर का, अंदर झांक के देखते हैं कि जो दोस्त इनका इनके साथ यहाँ खड़ा है ना, वही सेम उसकी बीवी के साथ लगा हुआ है, मतलब वो सब कर रहा है, वो यहाँ पे भी है और वो वहां पे भी है। अच्छा, दिख रहा है सामने? हाँ, सामने देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पे खड़ा है और वो उसके साथ कौन लगा हुआ है, बीवी के साथ। ये रियल है। और उसके बाद क्या हुआ, इसका भाई भी था उन 4 दोस्तों में। 1 हफ्ते के बीच बीच में वो हस्बैंड वाइफ भी ऑफ हो गए थे और 4 दोस्तों में से 2 दोस्त भी हो गए थे, और उनमें से एक इसका भाई था। पता नहीं क्या चीज थी वो। हाँ। वही, मतलब वो यहाँ पे भी खड़ा है और वो वहां पे भी है। और कहता तो नहीं था। मतलब 2-3 दिन तक उसका भाई बताता था कि उनको पता चला है, बीवी से ही पता चला था कि वो तो रोज यहीं पे ही होता था, वो तो कभी दारू पीने गया ही नहीं था। मतलब वो जो भी चीज थी, स्पिरिट थी या छलावा या जो भी बोलते हैं, वो रोज जैसे ही पति वहां पे नहीं होता था तो वो होता था वहां पे। शॉकिंग है ये तो। हाँ, शॉक। और मुझे बाद में पता चला वहां पे बहुत फेमस है, मुझे ही नहीं पता था ये चीज का। वो तो जिसका भाई था उसने बताया मुझे कि यार मेरा ब्रदर भी ऑफ हो गया था इसमें। तो वो कैसी जगह थी? पूरा गांव वाँव जंगल का एरिया? नहीं, कोई जंगल का एरिया नहीं था, नहीं सिटी नहीं था तो वो गांव ही था, लेकिन आसपास भी घर थे और ऐसा कोई गांव वाला एरिया नहीं था वो। तो होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें खुद नहीं पता होती। छलावा हो सकता था वो, पता नहीं क्या, एक तो इतनी सारी चीजें हैं, पता भी नहीं। हाँ, कर्ण पिशाचनी है, छलावा, भूत प्रेत, जिन, पता नहीं क्या। अरे मैं खुद पॉडकास्ट देखता हूँ, कई बार हॉरर वाले देखता हूँ, तो उसमें मैं सोचता हूँ अभी ये नया नाम है, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है। हाँ, फिर हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे, फिर यूट्यूब पे और रिसर्च करेंगे। तो बहुत चीजें, इनमें जितना घुसोगे तो उतना ही ज्यादा दिमाग खराब होता है, पर सुनने में मजा आता है। मजा तो आता है। कास्टिंग काउच भी बहुत होता है, लड़कियों का, लड़कों का, क्या है एग्जैक्ट? लड़के भी फेस करते हैं। आपको किया किसी ने? मेरे साथ तो 3-4 बार हो चुका है। तो अभी तो मैं पिछले 2 साल पहले, अभी तो वैसे भी देख के भी समझ आ जाता है कि हाँ इसको क्या चाहिए होगा। तो कैसे डील करते हो इस सिचुएशन में रहते हो? तो कैसे डील करते हो? देखो, एक ना पहले तो मैं बता दूं कि किस पे डाउट होना चाहिए आपको कि ये कास्टिंग वाला जेन्युइन है या नहीं। जो खुद के मुंह से अपनी ओवर तारीफें करे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, अभी मेरे आने वाले ये चीजें हैं, मतलब आप समझ जाओ कि जो जेन्युइन होगा वो इतना कुछ बताएगा ही नहीं। पहली बात आपको, ठीक है, वो आपको देखेगा आपने क्या किया है वो ये पूछेगा, ना कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करना है वो बताएगा। 2 साल पहले की बात है, मुझे ऑनलाइन ही इंस्टा पे एक कास्टिंग वाले का मैसेज आया, तो मैंने उसकी जब इंस्टा की वो पेज देखा तो हाँ उसके मतलब थे मिलियंस नहीं लैक्स में थे उसके फॉलोअर्स। तो काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ उसने फोटोज भी क्लिक करवाई हुई थी, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा खैर। तो उसने मुझे मैसेज किया कि एक मूवी है उसके लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, आप आ जाना। तो उसने एक होटल का एड्रेस डाल दिया, तो आप कल को ये सारी कॉस्ट्यूम कैरी करना, लुक टेस्ट है, वो होटल में आ जाना। जुहू में होटल था, इंटरकॉन्टिनेंटल। तो मैं नेक्स्ट डे चला गया, तो कॉस्ट्यूम उसने इतनी सारी लिख दी थी कि जैकेट्स, ब्लेजर, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। मैं सोचूं पता नहीं यार ये कौन सा ऑडिशन है, मूवी के लिए है तो ठीक है कैरी कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कास्टिंग वाले ना 2 नंबर रखते हैं कि हेलो सर अभी बिजी है, खुद ही सर है। अच्छा, ठीक है, हेलो सर अभी बिजी है, आप थोड़ी देर में आना, ठीक है। तो वो खुद ही बोल रहा है हाँ अभी सर फ्री है, आप ऊपर आ जाओ। मैं सोचूं लुक टेस्ट चल रहा है, नीचे रिसेप्शन लिफ्ट के पास मैं बैठा हूँ, 5th फ्लोर पे ऊपर वो बुला रहा है, लुक टेस्ट ले रहा है, कोई लिफ्ट से बंदा बाहर नहीं आया है। तो मुझे डाउट तो हो गया था कि ऐसे कोई यहाँ पे लोग आए नहीं हुए, नहीं तो वो नीचे से जाते हुए मुझे दिखते। ऊपर से रिसेप्शन वाले मेरी तरफ हंस रहे थे, देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मैं फिर भी ऊपर गया 5th फ्लोर पे। जैसे ही मतलब मैंने नॉक किया, डोरबेल दबाई, कास्टिंग वाला निकला, कम इन, हाथ में इतनी सारी रिंग्स विंग्स, गोल्ड ही गोल्ड पहना हुआ था। तो जैसे ही मैं अंदर आया फ़ोन पे बात कर रहा था कि हाँ क्या, अच्छा बिग बॉस के लिए चाहिए, मेरी तरफ इशारा करो। मैं क्या बिग बॉस, मैं क्या सर मैं नून फेस नहीं। फ़ोन होल्ड पे रखा।
वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे बोलने पे चीजें होती है, मैं ही बिग बॉस में सबको भेजता हूँ। उसने 10-12 नाम गिना दिया, उनको मैं नहीं भेजा है, रुको, हेलो हाँ मेरे पास बंदा है, मैं उसको बिग बॉस के लिए है ना तो मैं उसकी प्रोफाइल भेजता हूँ, कट। अब उसने क्या कर दिया, उसने ना लड़के के अंदर ना थोड़ी चीजें जगा दी, एक्टिव कर दी है कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा बंदा है। फिर मैं बैठा, फिर उसने बताया कि मैं वीर ज़ारा 2 बना रहा हूँ, मैं DDLJ 2 कर रहा हूँ, मैं रब ने बना दी जोड़ी 2 कर रहा हूँ, मतलब जिनका अभी कोई नाम भी नहीं, कुछ कुछ होता है 2 कर रहा हूँ, मतलब अपनी तरफ से चीजें बना रहा है। ठीक है, तुम्हें उसमें कास्ट करूंगा, लेकिन ना ज्यादा बजट नहीं होगा, कुछ 30-40 लाख होगा, तुम्हें चलेगा एक प्रोजेक्ट का। अब बंदा अब मेरे साथ पहले भी हो चुका था, ठीक है, तो नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम हुआ था, जब मुझे ऐसी चीजें बताई गई थी ना, तो ऐसे जैसे कार्टून में यहाँ डॉलर नहीं चलने लग जाते कि हाँ हाँ सर, हाँ 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 कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। तो वो सब सपने जगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो ऑडिशन दिखाओ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनो। मैंने कहा मैं तो लाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं लाए? तो ठीक है शर्ट वर्ट उतारो, मुझे देखना है, एब्स वैब्स देखने हैं, तब थे मेरे थोड़े बहुत। तो फिर देखो बाबा यहाँ पे करना है तो ये सब करना पड़ता है, ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। फिर वो बहुत सारे एक्टर्स के नाम लेंगे, फिल्मी एक्टर्स के नाम लेंगे कि हमने उनको उनको वो करवाया है, ये वो करवाया है। तो बहुत सारे लड़के बातों में आ भी जाते हैं, पर ऐसे लोगों के पास सच में कोई काम नहीं होता है, तो एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है उनको। तो फिर दोबारा नहीं गए आप उसके पास? मैं क्यों जाऊंगा? उसने अगले दिन कॉल की कि वीर ज़ारा 2 की कास्टिंग लॉक कर रहा हूँ, बोलो वीर बोलो। मैंने कहा नहीं सर आप करो जिसको करना है, मैं नहीं करूंगा। तो लड़के भी बहुत कुछ फेस करते हैं। लड़कियां भी बहुत करती हैं। लड़कियां तो करती ही हैं, लेकिन हाँ, लड़के तो भी करते हैं। लड़कियों को तो मैंने देखा है कास्टिंग वाले रात को 1-1 बजे कॉल करके बातें करने लगे होते हैं, अपनी पर्सनल बातें करने लगे होते हैं। कास्टिंग की तो छोड़ो, 10-11 बजे बुलाते हैं, अब मीटिंग है आ जाओ, ऑडिशन है आ जाओ। हाँ ये भी चलो चाय पे चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, बेबी ऐसे रिलेशन बनाओगे, आप लोगों से मिलोगे तभी सब कुछ होगा। तो लड़कियों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है, पर लड़कियों के एक प्लस पॉइंट है, एटलीस्ट उनके पास एक ऑपोजिट सेक्स तो है। लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। हाँ तो वो लड़कों ज्यादा वाला कास्टिंग है, वो ज्यादा पेनफुल है, मतलब हार्श है। वही लड़के के पास एटलीस्ट ऑपोजिट सेक्स है, और पर नहीं जो भी है वो गलत ही है। ऐसे लोग कभी काम दिलवा नहीं सकते हैं, दिलवाएंगे छोटा मोटा कभी कुछ दिलवा देंगे बस, और कुछ नहीं। तो आपके लिए सबसे टफ काम क्या था? कौन सा ऐसा सीरियल या कोई कैरेक्टर ऐसा था कि आपको लगा कि ये तो बहुत टफ है? देखिए मैं हूँ पंजाबी, ठीक है, मेरी हिंदी में भी कई बार पंजाबी टोन आती है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है या नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं उसमें मैं छुपा लेता हूँ। एक बार मैंने माइथोलॉजी शो किया, उसमें मेरा कैरेक्टर था वरुण देव का। तो मैं आपको माइथो के किस्से बताता हूँ। अगर आप, पहली बात ये ना कि सबसे टफ माइथो है, एक तो भारी कॉस्ट्यूम में ही आपको 1 घंटा तो कॉस्ट्यूम पहनने में जाता है, कॉस्ट्यूम भी आपको 2 लोग पहनाते हैं, मेकअप में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, ऊपर से कई बार ना माइथो के जो कपड़े होते हैं ना बहुत ठंडा, मतलब सेट का इतना ठंडा एसी चलता है तो ठंड वंड भी बहुत लगती है, और डायलॉग्स होते हैं हैवी, जैसे बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो राक्षस बना था, उसके हाथ में भाला दिया हुआ था। तो सीन ये था कि टेंट के अंदर सीन था, बेचारे जोश में ने ऐसे भाला उठा टेंट फाड़ दिया ऊपर से। तो भाई तो सच में बहुत ज्यादा टफ है यार भाई। अच्छे एक्टर्स ना, जो मेरे को एक्टर्स है, जैसे हम देवता बने हुए थे काफी सारे, मतलब जब हम मेकअप रूम में बैठ के वैनिटी रूम मतलब मेकअप रूम हम शेयर कर रहे थे तो सब बता रहे थे मैंने ये किया है ब्रो, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। जब डायलॉग्स हमने प्रिपेयर किए, वही मिरर के आगे हल्की फुल्की प्रैक्टिस की, जैसे वहां पे सेट पे आए ना, पहले देवता आए अग्नि देवता, डायरेक्टर ने कहा आप ऐसे करो, आप वो कर लो। फिर दूसरा आया वायु जल देवता, वो आए। मैंने तुम्हें कहते सुनो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, आप जाओ। मैं चौथे पे था वायु। अच्छा खासा एक्टर भी ना अगर 2-4 लोगों को फंबल होता हुआ देख लेना, उसकी खुद की फटने लग जाता। मैं सोचू यार मैंने अच्छे से किया तो हुआ है, अब मेरी हार्ट बीट ऐसे हो गई। तो उसके बाद आए चंद्र देवता। सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। डॉक्टर हाँ ठीक है तुम टाइम लो। वरुण याद है ना तुम्हें, तो 2-4 लाइनें हैं तुम्हारी, 4 लाइनें हैं याद है ना? हाँ जी सर कर लूंगा।
आ जाओ। मैं आया। अच्छा, मैंने वो 4 लाइनें बोल दी और वो सारे मेरे जो दोस्त थे वो क्लैप कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छे से बोली, मैंने बहुत गंदी बोली, बस मैंने बोल दी। मेरी हार्ट बीट ऐसे हो रही थी और मैं से डर के, मैं उसके पश्चात उसको ये बता दूंगा कि, और उसके बाद मैंने सांस ली। अच्छा, ये बात है तब की जब मैं 4 साल ऑलरेडी मेरे हो चुके थे, और 4 साल बाद उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत कुछ सीखना बाकी है। मतलब मैं जो सोच रहा था ना कि हाँ यार अब तो आ गया ये वो, मतलब माइथोलॉजी और हिस्टोरिकल शोज की जो स्क्रिप्ट्स होती है ना, और जो वो परफॉर्म करना होता है, जब क्लोज लगता है ना, अच्छे अच्छे एक्टर्स की फट जाती है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा हिंदी पे अच्छे से ध्यान दिया, और मैं माइथोलॉजी अभी शोज भी देखता हूँ। जो भी माइथोलॉजिकल शोज होते हैं मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ अभी वो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए, मतलब सबके लिए नहीं होता है, किसी का वो बेस्ट होता है, किसी को दूसरी चीज में मुश्किल होती है, लेकिन मेरे लिए माइथोलॉजी शो करना मतलब जान पे आ गई थी उस टाइम। तो मैं फर्स्ट टाइम का किस्सा बताता हूँ। जब मेरा पहला शूट था, पहला नहीं था, तीसरा चौथा शूट था वो, तो तब भी मैं नया ही था। तो मैं सेट पे गया और मैं, अच्छा ये भी बहुत होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है तो आपका सीन सबसे पहले लगेगा। 6 बजे मेरा सीन था, 8 बजे तक कॉस्ट्यूम मेकअप सब हो गया, मैं बैठा हूं। तो बार बार मैं एडी से पूछ रहा हूँ कि सर मेरा सीन कब आएगा। कहते कहते अभी बस आपका ही लगेगा। 11 बज गए, मैंने कहा सर मेरा सीन कब आएगा। अरे अरे अभी आएगा सर, मैं वो स्मोक करने जाना है। नहीं 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 नहीं, होल्ड रखो, तुम्हारा सीन आने वाला है, स्मोक मत करना। 2 बज गए, एडी से पूछ रहा हूँ कि सर मेरा सीन कब आएगा, मुझे स्मोक करना है, मुझे वॉशरूम जाना है। नहीं 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 नहीं, होल्ड करो। अब कॉस्ट्यूम मेरी दूसरी थी, मतलब धोती वगैरह पहनी हुई थी, और ऐसे वाली कॉस्ट्यूम थी, धोती वाली कॉस्ट्यूम थी, गांव वाली। तो नहीं 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 रुको, 4 बज गए, मैं फिर एडी से पूछ रहा हूँ कि सर मेरा सीन कब आएगा, स्मोक करना है, वॉशरूम जाना है। नहीं नहीं नहीं, रुक के रखो, तुम्हारा सीन आने वाला है, तुम कहीं नहीं जाओ। 5 बजे मैंने सोचा यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं जैसे ही वॉशरूम गया मैंने धोती खोली, पीछे से मुझे एडी पकड़ के ले गया ऐसे ही कि चलो चलो तुम्हारा सीन, और सीधा मुझे सेट के मतलब कैमरे के आगे खड़ा कर दिया। अब हाथ में मैंने धोती पकड़ी हुई, मुंह में मेरे सिगरेट लगी हुई, मैं धोती बांधी, सिगरेट फेंकी, डायरेक्टर ने बोला एक्शन। जो मैंने सुबह से याद किया हुआ था मैं सारा भूल चुका था। इतनी गालियां पड़ी ना मेरे। तो मतलब एक्टर को ये प्रिपेयर होके आना है कि आपका पूरा, मतलब आप अगर सुबह आए हो ना तो आपका हो सकता है कि आपका टेक रात को 10 बजे लगे। अभी जो मैंने लास्ट शूट किया है, मेरा कॉल टाइम था दोपहर के 12 बजे का, और मेरा पैकअप हुआ अगले दिन दोपहर 2 बजे। मतलब मैंने 26 घंटे की शिफ्ट करके आया हूँ। नहीं बोल सकते कि 7 बजे बोला तो 7 बजे ही होगा। नहीं, और जो टीवी के पीछे लोग बैठे हैं उनको लगता है अरे वाह टीवी पे काम करते हैं, बहुत पैसा होता है इनके। अरे पैसा कहाँ, 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं पेमेंट आने को। और मेहनत कितनी है, 26-26 घंटे, कई बार अगर 10-10 घंटे आपको सीधा लाइट के आगे रहना पड़ता है, एसी के आगे, बार बार एसी में जाके फिर धूप में आओ शूट करने, फिर धूप से वापस एसी में जाओ। मतलब बहुत स्ट्रगल है। आपको अगर देख के लगता है ना कि हाँ ये चमकते चेहरे, जो मेकअप वाले चेहरे होते हैं, कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, बहुत टफ लाइफ है। तो मुंबई तभी आना जब आप प्रॉपर प्रिपेयर हो, अच्छे से क्राफ्ट पे काम करो, अपनी लैंग्वेज पे काम करो, डिक्शन पे काम करो, अच्छे से सीख कर फिर मुंबई आओ। और ये प्रिपेयर करके आना कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सक्सेस मिलेगी मिलेगी, जरूरी नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे पैसे होते हैं किससे कि पैसा भी मर जाता है। आपने काम किया होता है 12-12 घंटे, 2-3 दिन काम किया होता है, लेकिन उसकी पेमेंट भी नहीं हो पाती है। ऐसा होता है, मेहनत बेकार, मेहनत बेकार। तो सिर्फ अच्छी चीजें देख के ही मत आना। हाँ, दोनों साइड देखना। मतलब मैं कोई ऐसा आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आना है बहुत अच्छी बात है, सीख कर आओ, बिना सीखे मत आना। नहीं तो कब 10-12 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर तब आपके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं होगा। और जो लोग मुंबई से जाते हैं ना, मतलब मेरा खुद का एक रूममेट है, बहुत अच्छा एक्टर है। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे एक्टर हो तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। वो इतना अच्छा एक्टर है, उसने काम भी किया, लेकिन उसको ना एक अच्छा काम नहीं मिला। 12-15 साल यहाँ पे था और वो घर गया। इतना, मतलब पता है तकलीफ कब होती है, जब ना आप अपने होम टाउन में ढिंडोरा पीट के आते हो कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, वहाँ के लोग आपको जीने ही नहीं देते फिर बाद में। वो मुझे फ़ोन पे बताता होता था अभी कि यार साला घर आया, पड़ोसी बोल रहे हैं हाँ भी हीरो बन के आ गया कि नहीं, क्या किया वहाँ पे, ये वो। लोग जीने नहीं देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे वो बेचारा हार के नहीं, वो मतलब हार के नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे लड़के। अब एक एक्टर की अपनी भी जिम्मेदारी होती है घर वालों के प्रति, शादी की होती है,
यहाँ पे एक्टर्स 40-40 साल के हो जाते हैं, शादी नहीं हो पाती है, तो उनको मजबूरी में घर वाले अब रो रो के बुला रहे हैं कि भाई आजा शादी कर ले, यहीं पे कोई काम कर ले, तो उसको मजबूरी में जाना पड़ता है। तो लोग ये नहीं है। समझते और हैं। उसके बाद जो लोग जीना मुश्किल कर देते हैं ना, वो बहुत गंदा है। कहता भाई मैं साला चाय पीने भी जाता हूँ ना कहीं बाहर, अरे हीरो साहब आ गए हैं चाय पीने, बोलिए हीरो साहब। कहता यार जॉब पे जाता हूँ ना, उनको भी पता है कि मैं मुंबई में स्ट्रगल करके आया हूँ। कहता मतलब वो ये सोचते ही नहीं है कि किसी के लिए अपना पैशन छोड़ के ये सब काम करना कितना मुश्किल है। कहता है यार साला दिमाग ही नहीं है यार लोगों में। कहता है रिश्तेदार आते हैं घर पे, बेटे ने 12-15 साल वहां खराब कर दिए हैं, ताने मारते हैं। ताने मारते। कहता है यार बहुत मुश्किल हो जाता है यार सुनना। तो थोड़ा भाई लोगों को कोई समझना चाहिए। आता है ना कोई, अगर आपको लगता है कि हाँ मुंबई में वो 2 साल 5 साल, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता है, उसको भी उम्मीद होती है कि अगर 12 साल में नहीं मिला क्या पता अब मिल जाए। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, काम मिलना देखो लक के ऊपर बहुत होता है। मैं कई बार इतने अच्छे ऑडिशंस बनाता हूँ उस पर मुझे काम नहीं मिलता, मैं अगर कभी कोई बेकार से ऑडिशन पे मुझे काम मिल जाता है, मुझे खुद नहीं समझ आया यार इस ऑडिशन पे मुझे काम मिला है, इसमें था क्या ऐसा। लक के ऊपर बहुत चीजें होती हैं। चलो इतनी नॉलेज की बातें बता दी आपने। जो आने वाले एक्टर्स हैं, न्यू कमर्स, वो अब प्रिपरेशन करके आएंगे। हाँ भाई अच्छे से प्रिपेयर होके आओ, यहाँ पे काम मिलता है, आप अच्छे से मेहनत से काम करोगे सब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इधर उधर नशे में जाओगे या लड़के या लड़कियों के चक्करों में पड़ोगे और ऐसी चीजों में पड़ोगे तो भाई बुरा हाल है। बाकी मुंबई सबको काम देती है, आप आओ करो। अच्छी बातें बताई आपने, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। ओके थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच अनुज जी। थैंक यू, बाय एवरीवन। ये थे अनुज शर्मा, एक बहुत अच्छे एक्टर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।